शिवांगी श्रीवास्तव, या शिवांगी वापस ज्वाइन करे तो बताना मुझे। शिवांगी श्रीवास्तव वापस ज्वाइन करे तो बताना मुझे। Okay. So good morning, students. This is Shumam Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mau. This is class 11th mathematics. We are talking about conic sections. Circles हम लोगों ने complete कर लिया था, and today we will talk about the doubts, your doubts on circles. Okay. अंकिता, तुम्हारे पास शिवांगी का नंबर है? अंकिता, तुम्हारे पास शिवांगी का नंबर है? अंकिता, शिवांगी को बैकग्राउंड में ना शिवांगी को फोन करो कि मीटिंग वापस से ज्वाइन करे। रिकॉर्डिंग की वजह से उसको मीटिंग से रिमूव हो गई है यार। बैकग्राउंड में जा करके शिवांगी को बोलो कि क्लास को वापस से रिज्वाइन करे। ओके। अगर कभी भी रिकॉर्डिंग ऑन होने जैसे रिकॉर्डिंग ऑन होना और आप मीटिंग से बाहर हो जाओ अनएक्सपेक्टेडली, तो आपको उस समय रिज्वाइन कर लेना चाहिए। ऐसा हो जाता है, आई डोंट नो क्यों होता है ऐसा, बट ऐसा कर दे रहे हैं सब गूगल मीट। क्या इशू है इसका? सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 13 11.1 फ्रॉम एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 11.1 है ना। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो ओरिजिन से पास होता है। उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो ओरिजिन से पास होता है और एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे ए और बी का इंटरसेप्ट है। मतलब ये इंटरसेप्ट ए यूनिट है और ये इंटरसेप्ट बी यूनिट है और ये 0 0 से सर्कल जो है हमारा पास हो रहा है। मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है। हमको सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए चाहिए सर्कल का सेंटर h और k और सर्कल की रेडियस r। अगर हमको किसी तरह से सर्कल का सेंटर मिल जाए और किसी तरीके से सर्कल की रेडियस मिल जाए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए और सर्कल की रेडियस मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भूल जाइए, बेसिक ज्योमेट्री यूज़ कीजिए जो आप 9th 10th में पढ़े हो कि किस तरीके से सर्कल का सेंटर निकाला जाए और किस तरह से सर्कल की रेडियस निकाली जाए। थोड़ा सा 2 मिनट दिमाग लगाइए सारे स्टूडेंट्स। दो मिनट दिमाग लगाइए। ओके, थोड़ा सा यूज योर कॉमन सेंस और देखिए क्या किस तरीके से सर्कल की रेडियस निकालने का कोई उपाय हो आपके पास, सर्कल का सेंटर निकालने का कोई तरीका हो आपके पास। यूज योर कॉमन सेंस। जो भी आप लोगों ने 9th 10th तक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है उसका इस्तेमाल कीजिए और देखिए क्या कुछ कर सकते हैं। सेंटर से ना इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए। अच्छा, आपको मालूम है सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे ड्रॉप परपेंडिकुलर जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये पूरी ए यूनिट है तो ये वाली लेंथ a/2 हो जाएगी, ये पूरा b है तो ये लेंथ जो है वो b/2 हो जाएगी। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी।
अब अगर ये b/2 है तो ये भी b/2 होगा, अगर ये लेंथ b/2 है तो ये भी b/2 होगी। यही होती है ना सर्कल की रेडियस, C फॉर सेंटर, यही तो होती है सर्कल की रेडियस। अब ये बेस मालूम है आपको, हाइपोटेनस मालूम है, रेडियस तो निकल गई। हाँ भाई बोलो, बोलो सफल। सर कह रहा हूँ कि सर ए जो लाइन है कोऑर्डिनेट सर हम्म, अंडर द सर्कल, और जो बी है सर उन दोनों का स्क्वायर निकाल के हाइपोटेनस निकाल लें और उसका हाफ कर देंगे तो वो रेडियस नहीं हो जाएगा? ये ए का और बी का स्क्वायर निकाल के। सर मतलब एक हाइपोटेनस बनेगा जो डायमीटर के इक्वल होगा ना। अच्छा ये हाँ चीज, ये डायमीटर क्यों होगा? हाँ। हम्म, नहीं सर ऐसा ईमेल क्या? बोलो सर बोलो, ये नहीं डायमीटर नहीं हो क्यों होगा? पाएगा सर। ऐसा मतलब ईमेल में थोड़ा सा लग रहा कि सेंटर से इंटरसेक्ट इस टाइप का थोड़ा सा लग रहा। अभी और कोई? सफल कह रहा है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, वो डायमीटर होगा। सही कह रहा है क्या? एनीवन? मंगल, श्रेयांशु, रिनी, अंकिता, शिवांगी? सफल कह रहा है ये पॉइंट को और ये पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, वो डायमीटर होगा। श्रेयांशु कह रहा है नो सर, कोई सर नहीं। चलिए ठीक है, पहले तो मैंने जो काम शुरू किया है, कॉर्ड भी हो सकता है। अच्छा, पहले तो मैंने जो काम शुरू किया उसे ख़त्म कर लें, फिर सफल वाले पॉइंट को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि सफल वाले पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसे एडिट करना पड़ेगा, जो भी मैं नहीं चाहता। चलो देखो, तो ये डिस्टेंस a/2 हो जाएगी, ये डिस्टेंस b/2 हो जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम रेडियस निकाल सकते हैं। आई मीन इसको o लिख देते हैं क्योंकि ये ओरिजिन है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट a²/4 प्लस b²/4, और ये आ जाएगा a² प्लस b²/2 अंडर रूट में। ये आ गई हमारी रेडियस, ये आ गया हमारा r, है ना? और सेंटर के कोऑर्डिनेट देखिए, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से a/2 यूनिट राइट में एक्स एक्सिस पर, और b/2 यूनिट वर्टिकल डिस्टेंस, a/2 यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और b/2 यूनिट वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये c के कोऑर्डिनेट्स हो गए a/2 एंड b/2। सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए a/2 एंड b/2। ये ऑब्वियस सी बात है ना? आपको मालूम है किसी पॉइंट तक जाने के लिए पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फिर वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एब्सिसा और ये वर्टिकल डिस्टेंस ऑर्डिनेट होता है। अब बड़ा सिंपल है, सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल याद है, फॉर्मूला याद है, x माइनस एच सेंटर का एब्सिसा, y माइनस के रेडियस स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने का काम आप लोगों का है, इसको सिंप्लीफाई करने का काम आप लोगों का है।
नोट करो, और अगर कहीं कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, जो बात ना समझ में आ रही हो, तो फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, और कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट बताइए। उसके बाद मैं थोड़ा सफल वाले पॉइंट को डिस्कस कर लूँ। ओके भाई, नोट कर लिया? ओके भाई, नोट कर लिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हो सकता है। अगर आपने नहीं नोट किया हो अभी तक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ओके, इतनी छोटी इतनी सी बात तो नोट हो जानी चाहिए। भाई ये कह रहा है सफल, ये कह रहा है कि सर इसको और इसको ज्वाइन करने से सेंटर मिलेगा। मान लो ये सही से ऐसे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है? सफल कह रहा है सर इसको ऐसे ज्वाइन करने से ये सेंटर से होकर के जाएगा। वो कह रहा है ये डायमीटर होगा। सफल कह रहा है ये डायमीटर होगा सर। सफल वर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। सफल वर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिमाग तो उसने लगा दिया था, बस यही कि रीज़न नहीं दे पाया वो। आप देखिए, एक्सिस जो है वो हमेशा 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होती हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होती हैं। और अगर किसी अगर किसी सेगमेंट में बना एंगल 90 डिग्री का है तो वो सेगमेंट सेमी सर्कल होता है। सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है, भाई क्लास 9th से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो फिर ये वाली जो कॉर्ड है ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, मतलब ये डायमीटर है। तो सफल वर्मा बिल्कुल सही थे। आप इस अप्रोच से भी सवाल लगा सकते थे। ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे। ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पूरा हाइपोटेनस होगा। अंडर रूट ए स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर तो पूरा हाइपोटेनस होगा। इसका हाफ कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा, जो कि यहाँ से भी आ रही है, जो कि यहाँ से भी आ रही है। और इसके कोऑर्डिनेट a, 0, इसके कोऑर्डिनेट 0, b। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दीजिएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है ना क्लास 10th में? मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसके कोऑर्डिनेट a, 0, इसके कोऑर्डिनेट 0, b। मिड पॉइंट निकाल दीजिएगा, आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा a/2, b/2। तो सफल वर्मा का लॉजिक बिल्कुल बढ़िया था, बस वो रीजन नहीं दे पाया। CO इज इक्वल्स टू CA। वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, मतलब एक बार ऑर्डिनेट निकालो, एक बार एब्सिसा निकालो, है ना? अमन वो भी यूज़ कर सकते हैं लग रहा है, वो भी लग रहा है, क्योंकि ये 0, 0 एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स में, वो भी यूज़ कर सकते हैं। CO इज इक्वल टू CO, एक खाली CO इज इक्वल टू CA करने से काम नहीं होगा। CO इज इक्वल टू CA करके एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, CO इज इक्वल टू CB करके दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दो इक्वेशन सॉल्व करके आपको एक्स और वाई एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलेगा। वो थोड़ा तरीका लंबा हो जाएगा। तो अच्छी बात है, हम लोगों ने 2-3 अप्रोच देखे। हम लोगों ने देखा, जैसे एक आइडिया तो अमन का देखा, एक आइडिया सफल का देखा। सफल वाला आइडिया ज़्यादा शॉर्ट लग रहा है मुझे, और ये मैंने भी जो तरीका लगाया इससे भी सिंपल लग रहा है। सफल ने जो अप्रोच लगाया दैट इज़ वेरी गुड। चलो, हाँ अमन, वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बस, और कोई बात नहीं, वो भी एकदम सही है, वो भी एकदम सही है। थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला इज ले लो। ओके, तो आई थिंक 13 आप लोगों को समझ में आ गया। 15 देख लेते हैं भाई। तो अरे यार, सुनो 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 सुनो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको याद रखना आपसे, इसको याद रखिए आपसे।
कि अगर कोई सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रही है, और इसको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ सर्कल बुलाएंगे हम लोग। इसका क्या नाम रखेंगे? इसका हम क्या नाम रखेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ सर्कल। जैसे लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता था व्हेन द लाइन when a straight line have x axis intercept a unit and y axis intercept b unit, तो यार इक्वेशन क्या होती थी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, याद है? ठीक उसी तरीके से इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ सर्कल कहेंगे। इसका नाम रहेगा आज से इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ सर्कल, वेयर a इज इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन x एक्सिस एंड b इज द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन y एक्सिस। ओके, समझ गए? ये याद रखना आपसे फॉर्मूला, काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है, कंपटीशंस में काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, डज द पॉइंट दिस लाइज इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल। अच्छा, 15 का एक्चुअली ना थ्योरी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, क्वेश्चन आप लगा लेना। 15 में सॉल्व नहीं करूंगा मैं, 15 का कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहा हूँ आपको, सॉल्व आप खुद से कर लेना। मैं ये रेस कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 15। तो मैं 15 नहीं सॉल्व कर रहा, मैं बस एक ऐसे ही। आपको मालूम है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, जहाँ x और y कौन है? जहाँ x और y कौन है? x और y एक जनरल पॉइंट है सर्कल पर। h और k कौन है? h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, और h और k और x और y के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r यूनिट, है ना? Shit. तो पॉइंट ये है कि अगर ये पॉइंट सर्कल से बाहर हो गया तो फिर ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना, ऐसा समझो, इसको O लिख ले रहे हैं, इसको P लिख ले रहे हैं। अगर वो पॉइंट एक्स वाई सर्कल से बाहर गया तो OP डिस्टेंस जो है, OP डिस्टेंस कह रहे हैं, OP स्क्वायर कहें, वो बड़ा होगा R स्क्वायर से। अगर ये पॉइंट बाहर गया तो O से P तक की डिस्टेंस जो है वो सर्कल के रेडियस से ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस निकालेंगे, रेडियस से कंपेयर करेंगे, वही बात है। और सेकंड, अगर जो पॉइंट है हमारा लाइज इनसाइड द सर्कल, तो फिर जो OP डिस्टेंस है वो जो है फिर अगर ये पॉइंट अंदर हुआ तो वो OP डिस्टेंस जो है वो O से उस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो रेडियस से कम आएगी। तो अगर पॉइंट बाहर है तो डिस्टेंस जो है वो रेडियस से ज़्यादा आएगी, अगर पॉइंट अंदर है तो डिस्टेंस जो है रेडियस से कम आएगी। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि क्या करना है। कर लोगे 15 या नहीं? 15 कर लोगे या नहीं कर लोगे? जल्दी जल्दी बताओ भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई, मैंने कहा ना कि डी जनरेटेड कोनिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। डी जनरेटेड कोनिक हमारे सिलेबस में नहीं है श्रेयांशु, इस साल सिलेबस से हटा दिया गया। हम लोगों को स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आप सिलेबस पर फोकस करेंगे और जितनी हो सके जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और वो सही भी है। देखो यार, अगर सिलेबस ऑनलाइन हम लोग जितना जल्दी कंप्लीट कर लेंगे ना, ऑफलाइन में मुझे टाइम मिलेगा फिर रिवीजन कराने का,
ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें स्किप की गई हैं, जो चीज़ें छोड़ दी गई हैं, जो चीज़ें सीबीएसई ने साल सिलेबस से हटा दी हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कुछ चैप्टर्स का कोई मतलब नहीं है ज़्यादा सॉल्व करने का। जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन को मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता। वैसे उसका रोल है अपनी जगह। जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मैथमेटिकल इंडक्शन से आप सॉल्व कर सकते हो, उसको मैथमेटिकल इंडक्शन से ही सॉल्व कर सकते हो। दैट इज एन अल्टीमेट मेथड टू चेक वेदर अ फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। ओके, मैथमेटिकल इंडक्शन का अपना सिग्निफिकेंस है, बट बस थोड़ा सा 11th 12th और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, मैं मैथमेटिकल इंडक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता। ठीक है, वरना ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में हैं और उनमें से जो हटाया गया है सिलेबस इस साल के लिए, ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है यार, सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो तब हम लोग बढ़ते हैं पैराबोला की तरफ। सर 12 में ये चैप्टर्स होंगे, 12th में ये चैप्टर्स नहीं होंगे सफल भर, लेकिन आप बिना इन चैप्टर्स के ना पढ़ नहीं पाओगे। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, मैक्सिमा मिनिमा में, इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, एरिया अंडर द कर्व में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, हर जगह यूज़ होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हर जगह यूज़ होगी। और अगर आपने, और ये मैं सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अगर आपने कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस उठाए, ठीक है, तो वो तो क्लास 9th से लेकर के 12th तक की पूरी मैथमेटिक्स घुसा देते हैं। वो तो 9th से 12th तक की पूरी ज्योमेट्री मैथमेटिक्स सब लगवाएंगे, उनसे तो कोई सवाल, उनसे तो कोई पार्ट छूटता नहीं है भाई। चलो ठीक है, हम लोग पैराबोला शुरू कर रहे हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं पैराबोला। जो हमारा नेक्स्ट कोनिक है, उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। एक कोनिक सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था सर्कल, पैराबोला को आप जानते भी हो, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है। कोनिक सेक्शन में हम नेक्स्ट कोनिक पढ़ रहे हैं, सेकंड कोनिक पढ़ रहे हैं, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, पैराबोला की ओरिजिन के अगर बारे में बात करें ना, पैराबोला की ओरिजिन के बारे में बात करें तो ओरिजिन हर कोनिक सेक्शन की वही है। डबल कोन को जब एक प्लेन इंटरसेक्ट करता है तभी तभी ये कोन्स, ये कोनिक सेक्शंस, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, ये सब वहीं से ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिन इनकी उस तरीके से, ओरिजिन इनकी डिफाइन की गई है एज द ओरिजिन ऑफ कोनिक सेक्शंस इज डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ डबल कोन। ठीक है, लेकिन एक एनालिटिकल डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा देखा गया, आपको ये याद है ना, आपको ये याद होगा, ये पैराबोला का ग्राफ इस तरह से कुछ होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जिसको हम पैराबोला कहते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, आपको याद होगा, ये तो याद ही होगा, अगर 10th में भूल भी गए तो अभी 11th में हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है ना, ओरिजिन से जाता है। अब समझने वाली बात ये है कि इस ग्राफ को हम कहते हैं पैराबोला, और इस पैराबोला को जब एनालाइज किया गया तो ऐसा देखा गया, ध्यान से सुनिए, इस पैराबोला को जब एनालाइज किया गया तो ऐसा देखा गया है कि एक इमेजिनरी पॉइंट होता है और एक इमेजिनरी लाइन होती है। एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, इमेजिनरी पॉइंट का मतलब ये नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसा नहीं, मतलब हाइपोथेटिकल पॉइंट, ये वर्ड ज़्यादा अच्छा है। इमेजिनरी शायद आप कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करने लगेंगे। एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है इसके रीजन के अंदर, और एक हाइपोथेटिकल लाइन होती है इस पैराबोला के बाहर। और ऐसा देखा गया है कि इस पैराबोला के हर पॉइंट की इस हाइपोथेटिकल पॉइंट से डिस्टेंस और इस इस हाइपोथेटिकल लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो यहाँ बन नहीं रहा है, मतलब ये लाइन और नज़दीक होनी चाहिए थी, ये पैराबोला और ऐसे ये पैराबोला थोड़ा और एक्सटेंडेड होना चाहिए था, मैं जनरली बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि पैराबोला पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की इस हाइपोथेटिकल पॉइंट से डिस्टेंस और इन पॉइंट्स की इस हाइपोथेटिकल लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इक्वल होती है।
कहीं पर भी कोई भी पॉइंट, यहाँ पर भी अगर मैं कोई पॉइंट लूँ तो इस पॉइंट की इस हाइपोथेटिकल पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट की इस हाइपोथेटिकल लाइन से डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होती है। ये पैराबोला को एनालाइज करने के बाद पाया गया ऐसा। एक तो पैराबोला बन गया, ऐसी शेप हमने देखी, फिर हम लोगों ने देखा कि हाँ इसका नाम दे दिया हमने कि हाँ चलो इसे पैराबोला बुलाएंगे। फिर इसकी ओरिजिन के बारे में देखा गया, तो इसकी ओरिजिन को डिफाइन किया गया एज एन इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ डबल कोन। लेकिन बात होती है एनालाइज करने की। जब पैराबोला को एनालाइज किया गया तो ये देखा गया, जैसे सर्कल की, सुनिए मेरी बात, पता नहीं आप कितना परसेंट मेरी बातों को ग्रैब कर पा रहे हो। जैसे सर्कल का जब आप ओरिजिन देख रहे हो, जैसे सर्कल का जब आप ओरिजिन देख रहे हो कि सर्कल की ओरिजिन कैसे मैथमेटिक्स में डिफाइन की गई है, तो आप कहोगे कि एक पैराबोला को एक कोन को जब आप एक प्लेन से इंटरसेक्ट करते हो तो जो क्रॉस सेक्शन ऊपर दिखाई देता है दैट इज अ सर्कल। हो गया। लेकिन जब आपको सर्कल को डिफाइन करना होता है तो आप सर्कल की डेफिनेशन कैसे देते हो? अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट दैट आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये कहां से आ गया? ये सर्कल को एनालाइज करने के बाद देखा गया कि आप खुद सोचिए, एक फंडामेंटल ज्योमेट्री के तौर पर कभी किसी ने कहीं गोल चीज बनाई होगी और इसका नाम सर्कल रख दिया होगा। एक फंडामेंटल ज्योमेट्री के तौर पर कभी किसी ने गोल चीज बनाई होगी और इसका नाम सर्कल रख दिया होगा, है ना? ऐसे एक गोला बनाया होगा और उसने कह दिया भाई ये सर्कल है। कभी भी जब सर्कल आया, जब भी दुनिया में सर्कल आया, या जब भी जिस भी ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहला सर्कल बनाया होगा, या नेचुरली जो सबसे पहला सर्कल बना होगा किसी भी वे में, तो क्या बनाने वाले को मालूम था कि बीच में एक सेंटर भी होता है? नहीं मालूम रहा होगा, क्योंकि जनरली जब हम गोला बनाते हैं तो सेंटर का यूज करके थोड़े बनाते हैं। सेंटर का यूज करके तो हम बना रहे हैं उसकी हेल्प से, कंपास वंपास की हेल्प से, फिर वो तो दूसरी प्रोसेस हो गई। वो तो जब हमको मालूम चला बाद में कि अरे नहीं, इसका हर पॉइंट बीच में एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जिससे इसका हर पॉइंट कांस्टेंट डिस्टेंस पर होता है, तब हमने एक डिवाइस बनाई जिसमें एक निडिल हो, जिसमें एक पेंसिल लगाने की व्यवस्था हो, जिसको हम रख करके एक डिस्टेंस हमारी फिक्स रहे और एक सेंटर हमारा फिक्स कर पाए और एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर रोटेट कर पाए। वो तो तब बनाया गया ना। सर्कल के आने से पहले ये सब चीज़ें थोड़े आ गई थी। सर्कल बनने से पहले जिसने सबसे पहला सर्कल बनाया था तभी सेंटर थोड़े आ गया था। नहीं, जिसने भी सबसे पहला सर्कल बनाया होगा वो ऐसे ही गोल बना दिया होगा, सेंटर की हेल्प से थोड़े बनाया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर्कल की ओरिजिन दूसरी बात होती है, वो दूसरी चीज़ है कि सर्कल ओरिजिनेट कैसे हुआ। सर्कल को मैथमेटिक्स में ओरिजिन कैसे डिफाइन की जा रही है। सर्कल नेचुरली कैसे ओरिजिन हुआ होगा? किसी ने भी ऐसे गोला बनाया होगा, या कहीं कहीं कोई सर्कल गोल चीज़ देखी होगी तो फिर कह रहे ये गोल, ये एक शेप है ना। पहले के मैथमेटिशियंस को आप देखिए, आर्किमिडीज वगैरह के बारे में पढ़ें, ठीक है, वो सब वैसे ही पागल थे। पहले के मैथमेटिशियंस के बारे में देखें, वो वैसे ही पागल थे सब। आज वाले भी होते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन आज वाले थोड़े पढ़े लिखे पागल होते हैं, उनसे आप बात करोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। लेकिन पहले वाले जो होते थे ना, वो एकदम दर पागल होते थे। उनसे आप कुछ बात करोगे बैठ करके, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि वो कुछ ज़्यादा ही बुद्धि में आ गए थे, और जो बात करने वाला है वो उसकी बुद्धि घुटनों में होती थी, उसको एकदम समझ में नहीं आता था कि क्या है, पागल है। तो वही बात है कि अब आर्किमिडीज वगैरह की अगर आप स्टोरी पढ़ें, ठीक है, उसके मर्डर के बारे में भी अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा किस तरीके से। कहने का मतलब ये कि जिसने भी पहला सर्कल देखा होगा उसने तो बस देख लिया कि हाँ गोल चीज़ है, उसने कह दिया इसका नाम सर्कल है, लेकिन उसने सेंटर जैसी भी कोई चीज़ होती है। उसी तरीके से पैराबोला, ठीक है, हमने पैराबोलिक शेप कहीं देख ली, हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ कंप्यूटराइज तरीके से बनाया, जो भी बात हो, हमने जिस भी तरीके से पैराबोला को सबसे पहले देखा हो, उस समय हमको इस हाइपोथेटिकल पॉइंट और इस हाइपोथेटिकल लाइन के बारे में नहीं मालूम रहा होगा। ये पॉइंट और ये हाइपोथेटिकल लाइन और ये हाइपोथेटिकल पॉइंट पैराबोला की ओरिजिन से नहीं आए हैं, ये पैराबोला को एनालाइज करने के बाद आए हैं। इसीलिए राइटर्स, इसीलिए मैथमेटिशियंस इसको एनालिटिकल डेफिनेशन कहते हैं। एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ओके, सो व्हाट इज द एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ अ पैराबोला? अब हम लोग थोड़ा सा इस पर बात करते हैं फिर से। ऐसे एक पैराबोला मैंने बना लिया,
कैसे जब किसी पैराबोला को एनालाइज किया गया तो ये देखा गया कि भाई पैराबोला में एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है। पैराबोला के अंदर कहीं बीचों बीच एक हाइपो, जैसे सर्कल में एक सेंटर जैसी व्यवस्था होती है, वैसे ही पैराबोला में अंदर एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है, और पैराबोला के बाहर एक हाइपोथेटिकल लाइन भी होती है। और ऐसा ऐसा देखा गया कि इस पॉइंट और इस ये दोनों यूनिक होते हैं। इस हाइपोथेटिकल पॉइंट और इस हाइपोथेटिकल लाइन की खासियत ये होती है कि पैराबोला का हर पॉइंट इस हाइपोथेटिकल पॉइंट से और इस लाइन से, इस हाइपोथेटिकल पॉइंट से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। मतलब अगर मैं इस जनरल पॉइंट का नाम P लिख दूं, x, y, इसका नाम, चलो इसको क्या लिखना है, वो इसका नाम S लिख देते हैं, इसको Z लिख देते हैं। मैं बस वही वर्ड्स, वही लेटर्स यूज कर रहा हूँ जो जनरली बुक्स में यूज किए जाते हैं। तो अगर मैं इस जनरल पॉइंट का नाम P लिख दूं इस तरीके से, तो S is the hypothetical fixed point. This line is the hypothetical fixed line, unique line, and every point on the parabola will be equidistant from this line and from this point. पैराबोला का हर पॉइंट इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पर होता है। ऐसा पैराबोला को एनालाइज करने के बाद पाया गया। तो हम पैराबोला को ऐसे डिफाइन करेंगे। कलेक्शन ऑफ पॉइंट भी कह सकते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट भी कह सकते हैं। पानी की बोतल लाया था, पता नहीं कहाँ। इसका इन्हें कुछ नाम लिखिए। XY नोट कर लो इसको। सॉरी, इसको नोट कीजिए। एंड आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, कि हाँ किस तरीके से पैराबोला को एनालाइज किया गया। ये सब तो थीसिस वाली बातें हो गई, ठीक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सीखी हुई बातों को सिखाता है, एक टीचर के थ्रू, एक स्कूल सिस्टम के थ्रू, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। दिस इज द वे हाउ वी स्टडी। तो ये कैसे, ये धीरे धीरे करके आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप जैसे जैसे हायर स्टडीज़ में जाओगे आपको ये सब काफ़ी डीप में पता चलता रहेगा। आप चाहो तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ सकते हो पैराबोला का, कि किस तरीके से, ठीक है, हाउ द पैराबोला वाज एनालाइज्ड, ठीक है। आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हो ये जो ये हाइपोथेटिकल पॉइंट और लाइन के बारे में। ओके, इसके आगे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। The hypothetical point, that is fixed point, यहाँ हाइपोथेटिकल मतलब
इसको फोकस कहते हैं और इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसे फोकस कहते हैं और इसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। यहां पर मैथमेटिकली एक पॉइंट लिख लीजिए, इफ P एक्स वाई lies on a parabola, then अगर कोई पॉइंट P पैराबोला पर है या अगर कोई पॉइंट की मूवमेंट पैराबोलिक पाथ पर हो रही है, तो इस पॉइंट P की पैराबोला के फोकस से डिस्टेंस और इस पॉइंट P की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ये आपस में इक्वल होगी। ये सारी बातें फटाफट से नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद मुझे मैसेज कीजिए। सर कोन के पेरीमीटर को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं तो क्या पैराबोला में कुछ पेरीमीटर्स। भाई सबसे पहली चीज़ कि मुझे जेन्युइनली नहीं मालूम है कि कोन के पेरीमीटर को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। सही में क्या मैं कहाँ से मालूम चला। शांशु सर अपना माइक्रोफोन ऑन करो। यस सर। ये कहाँ पढ़ा तुमने। सर एक एनिमेटेड वीडियो में बताया गया। अरे यार एनिमेटेड वीडियो में यूट्यूब वगैरह पे तुमने अगर देख लिया, ये ज़रूरी नहीं ना कि वो एक ऑथेंटिक टर्मिनोलॉजी हो सकता है ये उसकी खुद। अब ऐसे ही डायरेक्ट्रिक्स के बारे में सर्च करना, एक्चुअली मैं भी देखूंगा कहीं, या कोन पेरीमीटर ऑफ कोन ऐसा कुछ सर्च करो अगर इसका कोई ऑथेंटिक। सर बेस के पेरीमीटर को बताया डायरेक्ट्रिक्स से। अरे यार बेस तो सर्कल होता है। कौन के। यस सर। बेस तो सर्कल होता है, उसका तो पेरीमीटर सरकमफ्रेंस। ठीक है यार, मुझे वो उस पहली चीज़ तो ये कि उसको ये जो पैराबोला है वो किसी कोन का बेस नहीं हो सकता पहली चीज़। तो जो तुम कह रहे हो उसका इससे कोई लेना देना है नहीं, एक बात। और ये ज़रूर जानना इंटरेस्टिंग है कि कोन के बेस के पेरीमीटर का कोई नाम भी होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि ऐसा कोई डायरेक्ट्रिक्स उसका भी नाम है। मैं तो डायरेक्ट्रिक्स को यहीं पढ़ा हूँ कोनिक सेक्शन में आज तक। खैर ठीक है, मैं इसको देख लूँगा एक बार। सफल वर्मा फॉर री एक्सप्लेनेशन यू कैन सी द रिकॉर्डेड वीडियो। अगर आपको कोई एक आध पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन फिर से चाहिए तो फिर आपको रिकॉर्डेड वर्जन देखना है। आई थिंक सबने नोट कर लिया। हेलो एक मिनट सफल, क्या कह रहे हो, बोलो। सर वो कह रहा हूँ आपने सेकंड सेशन पे आया सर, बस क्या उसको समराइज कर लीजिए। आवाज़ नहीं कट रही तुम्हारी। सर वो पीएस तो पीजेड जो किया है सर, सेकंड डेफिनेशन ये क्या इसका सर, एक उसको डायरेक्टली पैराबोला। अरे पैराबोला की डेफिनेशन तो यही होती है नहीं ना सर, ऊपर वाला। कि ये जो अगर ये पॉइंट पैराबोला पर है तो इसकी फोकस से डिस्टेंस दैट इज पीएस और इस पॉइंट की इस इमेजिनरी लाइन से डिस्टेंस दैट इज पीजेड, ये दोनों बराबर होंगे। सर फोकस एस है। फोकस एस है।
ठीक है सर, वही पूछ रहा था। चलो अब हम लोग बात करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ पैराबोला। अगर अभी भी आपने सर्कल के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो अभी आज तो पैराबोला नहीं कंप्लीट हो पाएगा, एक क्लास और लगेगी। एक्चुअली कंप्लीट करने वाली बात है, कंप्लीट करना चाहे आदमी तो एक ही दिन में कंप्लीट कर ले, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। टर्मिनोलॉजी ऑफ अ पैराबोला फटाफट से देख लीजिए। कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज होते हैं ये फटाफट से देख लीजिए। एक टर्म यूज होता है, देखो एक टर्म यूज होता है फोकस, मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा, पॉइंट एस। एक टर्म यूज होता है डायरेक्ट्रिक्स, मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा, लाइन एक्स वाई। देखिए एक टर्म यूज होता है एक्सेस, इसको डिफाइन करने की जरूरत है। द लाइन which is perpendicular to the directrix, the line which is perpendicular to the directrix and passing through the focus of the parabola. The line perpendicular to directrix, ये सब याद होना चाहिए वरना आप पहचानोगे कैसे। perpendicular to the directrix and passing through the focus is called, is called axis of parabola, है ना, is called axis of parabola। नोट करो। चौथी टर्मिनोलॉजी, the line passing through the line perpendicular to the directrix, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। the line perpendicular to the directrix and passing through the focus is called, है ना, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर तो बहुत सारी लाइन होगी, सारी लाइन नहीं, वो लाइन जो फोकस होकर भाई ये यूनिक लाइन होगी, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। फोर्थ इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। देखिए वर्टेक्स, व्हाट डू वी मीन बाय वर्टेक्स ऑफ पैराबोला? ये जो एक्सिस है ये पैराबोला को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है इसको कहते हैं वर्टेक्स। द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये ऐसे लिखो, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला, ऐसे लिखो, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ axis and parabola is called vertex of parabola. The intersection point of axis and parabola is called vertex of parabola। इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ, एक वर्ड यूज होता है फोकल कोऑर्डिनेट, फोकल डिस्टेंस। एक वर्ड यूज होता है फोकल डिस्टेंस। ये सब टर्मिनोलॉजी, जैसे सर्कल में टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी होती है? सेंटर, सर्कमफेरेंस, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, है ना, सीकेंट, टैंजेंट, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब जो टर्मिनोलॉजी सर्कल में यूज होती है, वैसे ही हम लोग पैराबोला की टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी बातें हैं इसमें। ठीक है, एकदम से रट लेने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे सीधे सीधे पॉइंट है कि भाई ये तो जो लाइन इधर है ये तो एकदम याद, ये इधर वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स इधर, ये वाला पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है दैट इज फोकस। डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से जाने वाली लाइन उसको कहेंगे हम एक्सिस। देख लो यार, ये लाइन हो गई हमारी एक्सिस, ये हो गया हमारा वर्टेक्स, ये हो गया हमारा फोकस, और ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, ये जो लाइन है ना,
वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस, ये फोकस, ये वर्टेक्स, ये फोकस। हम लोग बात कर रहे हैं फोकल डिस्टेंस। ये तो नाम से ही क्लियर है, किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस कहेंगे। फोकल डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द फोकस ऑफ पैराबोला। Of the parabola, the distance of any point of parabola from its focus is called its focal distance, is called, या focal distance of the point ऐसे लिखो, focal distance of नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? एक वर्ड यूज होता है लैटस रेक्टम। लैटस यहां तक में कहीं कोई दिक्कत? यहां तक में कहीं कोई दिक्कत? अभी यहां तक में कहीं कोई दिक्कत? दिक्कत क्या मतलब, ये तो टर्मिनोलॉजी है, इसमें तो, लेकिन फिर भी अगर कोई टर्मिनोलॉजी फिर से सुननी हो या कुछ कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन फिर से जाननी हो, फोकल डिस्टेंस सफल किसी भी पॉइंट, पैराबोला का कोई भी पॉइंट चुन लो, पैराबोला का कोई भी पॉइंट चुन लो और उसकी पैराबोला के फोकस से जो डिस्टेंस निकालोगे, मतलब पीएस इज द फोकल डिस्टेंस। डायग्राम में बना भी लो, एक्चुअली पीएस को फोकल डिस्टेंस लिख लो। हाँ भैया, और कुछ? चलो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़े, लेटस रेक्टम। ओके, देखिए जैसे एक डेफिनेशन मैंने जानबूझ करके नहीं बताई, मतलब मुझे जरूरी नहीं लगता, जबरदस्ती की बात लगती है। जैसे सर्कल में कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड होता था ना, वैसे ही पैराबोला पे भी कोई भी दो पॉइंट आप ज्वाइन करोगे उसको कॉर्ड कहेंगे। एक्चुअली वो सर्कल की डेफिनेशन नहीं होती, किसी भी कोनिक से, किसी भी कर्वेचर के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड होता है। किसी भी कर्वेचर के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इज कॉर्ड। तो उसको अलग बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं, मैं उसको लिख नहीं रहा। ऐसी कॉर्ड ऐसी कॉर्ड, देखिए कॉर्ड दुनिया भर की बनेगी। मैं इसको एक बार के लिए इरेज करता हूँ। ये फोकल डिस्टेंस है भाई, ये फोकल डिस्टेंस ऑफ पी है, ठीक है, ऑफ पॉइंट पी। डायग्राम बना लिया हो अगर आपने, कहाँ बनाऊँ मैं? यहाँ दिखाई दे रहा है? कहाँ तक दिखाई दे रहा है? ध्यान दीजिए, ये पैराबोला का फोकस है, तो कॉर्ड दुनिया भर की जाएगी। आप समझ ही रहे, दुनिया भर की कॉर्ड्स जाएंगी पैराबोला की कोई भी दो पॉइंट्स, ठीक है। ये तो नोट कर लिया ना, इधर का इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, इधर का इरेज कर दे रहा हूं। लेटस रेक्टम से पहले पढ़ लो ये फोकल कॉर्ड। ये सब हम बताना नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती की चीजें, लेकिन ठीक है चलो पढ़ लो यार। कॉर्ड तक, फोकल कॉर्ड। द कॉर्ड ऑफ पैराबोला दैट पासेस थ्रू फोकस
chord of parabola that passes through its focus is called a focal chord. तो बहुत सारी फोकल कॉर्ड है. PQ इज अ फोकल कॉर्ड, है ना. वो कॉर्ड तो बहुत सारी होंगी. कॉर्ड तो ये भी है, देखो कॉर्ड तो ये भी है, ये भी कॉर्ड हो जाएगा. लेकिन वो कॉर्ड जो फोकस से पास हो रही है दैट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड. और फोकस से भी पास होने वाली बहुत सारी कॉर्ड्स होंगी. देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी कॉर्ड्स दैट आर पासिंग थ्रू फोकस. देयर आर इनफाइनाइटली मेनी कॉर्ड्स दैट आर पासिंग थ्रू फोकस. ओके, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब इन इनफाइनाइटली मैनी फोकल कॉर्ड्स में से जो फोकस से होकर के पास हो रही हैं, एक फोकल कॉर्ड ऐसी होगी जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी. देयर विल बी वन एंड ओनली वन फोकल कॉर्ड विच विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, और उसका नाम है लेटस रेक्टम. कहाँ लिखे? यहां जगह है. The focal chord perpendicular to the axis of parabola is called latus rectum, LR. ये सब टर्मिनोलॉजी है और अभी तो और भी आएंगे. हो गया? डन? हो गया ना? नोट कर लिया तो बताओ भाई जल्दी जल्दी. चलो अब एक होमवर्क सुन लो फटाफट सब लोग. एक तो आप लोगों में से जितने स्टूडेंट्स ने सर्कल नहीं किया अभी तक, ठीक है, आप में से जितने स्टूडेंट्स ने सर्कल, अच्छा यार सुनो पहले मेरी एक बात सुनो, ठीक है. जब मैं स्कूल में ज्वाइन हुआ था तो मतलब CBSE ओरिएंटेड स्कूल्स जो हैं उनका एक फंडा होता है. मतलब फंडा क्या है, ये टीचिंग में है कि आप जब क्लास लीव करेंगे तो स्टूडेंट्स को एक होमवर्क देंगे, है ना. और जो मॉनिटर होता था वो होमवर्क को डायरी में लिखता था, है ना. इस तरीके का कुछ रूल है. तो यार ऐसा है कि अगर अब मैंने आपको मैथ्स में किसी तरह के होमवर्क की ऐसी कोई वो नहीं है ना कि मैं आपको रोज़ रोज़ इंस्ट्रक्शंस दूं कि आपका मैथ्स में क्या होमवर्क है छोटे बच्चों की तरह. तो ये सब रूल रेगुलेशन यार मेरे हिसाब से मत बैठाना, मेरे साथ मत बैठाना, ठीक है. अगर किसी दिन मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ तो यू हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू. आपके प्रीवियस पेंडिंग वर्क हैं, आपके प्रीवियस आपने बहुत सारे चैप्टर्स छोड़ रखे हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेस छोड़ रखे हैं, यूट्यूब लेक्चर्स बाकी हैं, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाकी हैं, जो लाइव लेक्चर हुए हैं उसमें भी. तो ड्राइव से एक्सेस कीजिए. मैंने क्लासरूम पर लेक्चर शेयर किए हैं, यू नो. आप यूट्यूब के प्रीवियस पेंडिंग वर्क अपनी कंप्लीट कीजिए. अगर किसी दिन क्लास नहीं हो पाती, किसी दिन मैं कोई होमवर्क नहीं दे पाता या आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन आप मैथमेटिक्स ना करें, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, ये सारा क्राइटेरिया प्लीज़ मुझे ये क्लास में टाइम टू टाइम बोलना ना पड़े कि हाँ ये भाई ठीक है बच्चों ये तुम लोगों का होमवर्क है एंड ऑल दैट थिंग्स. ओके ओके. तो आज का आपका एक ऐसे ही एक शॉर्ट वर्क है, ठीक है. इसको हम होमवर्क नहीं कहेंगे, इसको हम एक शॉर्ट प्रोजेक्ट वर्क कहेंगे. आप मुझे एक डायग्राम बना करके देंगे जिसमें ठीक ठीक सा पैराबोला दिखाई दे रहा हो. पेन से ही बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. जिसमें एक ठीक ठीक सा पैराबोला दिखाई दे रहा हो और ये सारी टर्मिनोलॉजी जितनी हम लोगों ने पढ़ी है वो उसमें मेंशन होगी डायग्राम में प्रॉपरली. फोकस कौन है, डायरेक्ट्रिक्स कौन है, एक्सिस कौन है, यू नो, वर्टेक्स कौन है, फोकल डिस्टेंस कौन है, फोकल लेंथ कौन, फोकल कॉर्ड कौन है, लेटस रेक्टम कौन है. ये सारी बातें उस डायग्राम में प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए. और ये डायग्राम बना करके आप मुझको व्हाट्सएप करेंगे शाम को 4 बजे से पहले, ठीक है. ये सारा डायग्राम बना करके आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे शाम को 4 बजे से पहले. दैट इज ऑल फॉर टुडे. दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास. टाटा.